गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आइडियल्स के बारे में कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, फ्रांसीसी क्रांति ने जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे वो एक प्रकार से इंस्पिरेशन बने थे पूरे वर्ल्ड के लिए। अब आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हैं जो आपकी बुक में है, वो है नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे। हम लोगों को मालूम है कि नेपोलियन ने न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर यूरोप के कई भागों को जीतकर एक बहुत ही वास्ट टेरिटरी पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। ये भी मालूम है कि नेपोलियन ने जितनी डेमोक्रेसी को बिल्कुल क्रश कर दिया था, यानी नेपोलियन अपने आप में एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था और उसने जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी उनको क्रश किया था। लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उसने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जो उसके डेमोक्रेटिक कहे जा सकते हैं, और वो ये रिफॉर्म्स भी आने वाले समय में एक प्रकार से उन्होंने भी एक आदर्श प्रस्तुत किया और आने वाली सरकारों ने भी इन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करके अपने प्रशासन को आगे चलाया। अब उसके द्वारा किए गए सुधार ही नेपोलियन कोड के नाम से जाने जाते हैं या सिविल कोड ऑफ 1804, नागरिक संहिता 1804। नेपोलियन ने अपना जो सबसे पहला मेजर्स लिया या सबसे पहला सुधार किया, सबसे पहले उसके ये सारे सुधार, एक बात पहले से ध्यान में और रख लीजिए कि उसके ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, ये सारे जो मेजर्स थे, वो विद इन द फ्रांस ही नहीं इम्प्लीमेंट किए गए बल्कि फ्रांस के बाहर जितनी भी अदर टेरिटरीज़ पर उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था वहाँ पर भी इन सुधारों को लागू किया गया। अब इन सुधारों में उसने जो सबसे पहला कदम उठाया वो सबसे पहला कदम था एबॉलिश ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जो अभी तक जन्म के आधार पर लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे उन विशेषाधिकारों को उसने पूर्णतः समाप्त कर दिया। जैसे ही प्रिविलेजेस एबॉलिश किए गए तो अपने आप ही जो इक्वलिटी है, रूल ऑफ इक्वलिटी की, वो इस्टेब्लिश हो गया, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड। जो कानून के सामने जब जैसे ही प्रिविलेजेस ख़त्म हुए, जैसे ही विशेषाधिकार लोगों के छीन लिए गए तो अपने आप ही कानून के सामने जो है सब एक समान हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें लिख सकते हैं नेपोलियन के रिफॉर्म्स में, तो एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये नेपोलियन के द्वारा उठाया गया पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप था या रिफॉर्म था। सेकंड इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो नेपोलियन के द्वारा किया गया वो था कि नेपोलियन ने एक बार फिर से जो प्रॉपर्टी राइट है उसको सुरक्षित कर दिया था, यानी कि उसका जो सेकंड रिफॉर्म्स था वो था राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड। उसने लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो रिफॉर्म था यूरोप में, न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर उसके द्वारा जीते गए जितने भी प्रदेश में थे उन सभी प्रदेशों में जो सामंती प्रथा थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, वो समाप्त कर दिया गया। तो थर्ड रिफॉर्म वॉज ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम इन हिज टेरिटरी। थर्ड था कि जो किसान थे वो किससे हो गए, सर्फडम माने दास्ता, जो दास प्रथा थी, दास्ता से मुक्त हो गए और उनको जो सामंतीय शुल्क था उनसे मुक्त कर दिया गया। यानी कि नेपोलियन के द्वारा उठाया गया जो चौथा कदम था उसके अंतर्गत जो थे पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इज दैट क्लियर? थर्ड, उसने व्यापारियों के जो संघ बनते थे शहरों में, जिसको हम लोग गिल्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो थर्ड उसने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कदम उठाया वो था कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे, जो व्यापारियों की श्रेणियां बनाया जाती थी, वो उसने टाउन, जो शहर थे, छोटे कस्बे थे, वहाँ से इस गिल्ड सिस्टम को समाप्त किया। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि नेपोलियन एबॉलिश्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस विच वर रिमूव्ड इन टाउन्स। और लास्ट उसने अपनी टेरिटरी में
जो भी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी थी या उसमें जो भी उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को सफिशिएंट बनाना। तो नेपोलियन का जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, यानी कि नेपोलियन ने अपने प्रदेशों में जो है ट्रांसपोर्ट, यातायात साधन और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अब ये हम लोग 6 जो हैं रिफॉर्म्स नेपोलियन को पढ़ सकते हैं, और इसमें से अगर कोई भी पॉइंट एमसीक्यूज में आए तो हमको सही सही ये सुधार मालूम होने चाहिए। अब इन सुधारों का इम्पैक्ट्स क्या पड़ा, यानी कि उसने जो रिफॉर्म्स किए थे, नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे, उसका जो प्रजा थी या उसकी जो जनता थी या उसके प्रदेश के जो लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या था कि जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे और आर्टिसंस और न्यू बिजनेसमैन, यानी कि नेपोलियन के राज्य में या नेपोलियन के टेरिटरी में रहने वाले किसान, मजदूर, दस्तकार और जो नए नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने नेपोलियन के द्वारा प्रदान की गई आज़ादी, यानी नेपोलियन ने जो उनको आज़ादी प्रदान की थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल गुड प्रोड्यूसर जो थे वो इस बात को रियलाइज़ करने लगे थे कि ये जो यूनिफॉर्म लॉ है, ये यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स और साथ में जो कॉमन नेशनल करेंसी है वो सहायता प्रदान करेगी उनकी पूंजी और वस्तुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ले जाने के लिए। इसके साथ नेपोलियन का हम एक सुधार और पढ़ सकते हैं कि नेपोलियन ने जो वेट मेजर्स थे, यानी जो नाप तौल के मानक थे, उनको निश्चित किया और साथ में जो करेंसी है उसको स्टैंडर्डाइज किया। तो ये सारे नेपोलियन के सुधार थे और उसके इम्पैक्ट्स पड़े थे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें एक टॉपिक और रह गया है कि जो नेपोलियन का रूल था उसका यूरोप में क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। यानी अगर हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या आया, नेपोलियन ने जो सुधार किए थे तो यूरोप के जो अन्य क्षेत्र थे या अन्य भाग थे वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, वहाँ के लोगों के रिएक्शन क्या थे। तो ये अगर हम रिएक्शन कहें टुवर्ड्स द नेपोलियन रिफॉर्म्स, तो ये मिक्स रिएक्शंस थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में उन नेपोलियन के रिफॉर्म्स के लिए रिएक्शंस आए थे। अब कुछ स्थानों पर जैसे कि यूरोप के जो हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मेंज, मिलान, ब्रुसेल्स, वार्सा, इन सारे शहरों में जब भी फ्रेंच आर्मी मूव करती थी तो उनका वेलकम किया जाता था और उनको क्या माना जाता था कि वो जो हैं एक तरीके से हार्बिंगर्स हैं, संदेश वाहक हैं, जो एक आज़ादी का संदेश लेकर आए हुए हैं। लेकिन लोगों का ये जो उत्साह था, ये जो लोगों का वेलकम करने का उत्साह था, जब उनको वास्तविकता मालूम चली, जब वो नेपोलियन के सुधारों के जो रियल पर्पस में गए, तो उनका ये जो उत्साह था बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। यानी कि नेपोलियन, उन्होंने देखा कि आने वाले समय में जो नेपोलियन की आर्मीज़ आती थी, जिसकी वजह से उनके इलाकों में टैक्सेशन, यानी उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ता था, सेंसरशिप इम्पोज कर दी जाती थी और साथ ही साथ उन इलाकों के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने के लिए फोर्स किया जाता था। किस नाम से? कि वो अपने देश की रक्षा करने के लिए फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही लोगों को समझ में आ गई कि नेपोलियन ने जो ये सुधार किए थे उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। अब आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक था, ये आपके चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम जो है इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक 2 है, उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो कौन सी कंडीशंस थी, वो कौन सी सिचुएशन थी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और किस तरीके से जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग प्रांत थे,
वो किस तरीके से नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य बनना शुरू हुए। अगर हम मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का मैप देखें, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य का यूरोप का मैप देखेंगे, तो हम आज के यूरोप के मैप से उस मैप को में बहुत से डिफरेंस पाएंगे। जैसा कि आज यूरोप दिखता है वैसा नहीं है, बल्कि जो मिड 18th सेंचुरी तक जो यूरोप के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और उस सबसे बड़ी बात ये थी कि उस राज्यों में रहने वाले लोगों पर शासन करने वाले जो रूलर्स थे वो सेम आइडेंटिटी नहीं रखते थे, यानी उनकी एक सामूहिक पहचान नहीं होती थी और ना ही वो एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते थे। नेशन स्टेट का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो रूलर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं, यानी कि जो लोग हैं और जो उनके शासक हैं, वो एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं और साथ ही साथ उनकी हिस्ट्री एक कॉमन होती है, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो एक से ही होते हैं। बल्कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप में ऐसा नहीं था। और जैसे हम आज का स्विट्ज़रलैंड देखते हैं, आज का इटली या जर्मनी की बात करें, तो वो आज क्या जैसे मैप में हम देखते हैं वो नहीं थे, बल्कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड ये तीनों कई किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स में डिवाइडेड थे। यानी कि ये सारे जो हैं कई भागों में डिवाइडेड थे, जिनको किंगडम्स, डचीज या कैंटन्स कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे जो इलाके थे वो सब एक तरीके से ऑटोनोमस टेरिटरीज थे, यानी अपने आप में स्वतंत्र थे। उन पर शासन करने वाले जो रूलर थे वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक, अपने आप में स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, अगर हम पूर्वी और मध्य यूरोप की बात करें तो वहाँ पर कई ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो निरंकुश शासक हुआ करते थे, उनका शासन था। और जो शासक थे, जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो शासक थे और जो कॉमन पीपल थे वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को नहीं शेयर करते थे और ना ही उनका एक कोई भी कल्चर कॉमन था। यानी कि वो लोग उनकी पहचान अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन फिर भी शासक थे और उनके राज्य में रहने वाले लोग थे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी जो ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन था वो किस तरीके से शासित था या उस पर किसका रूल था। तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन था वो उस पर उस समय का बहुत ही पावरफुल एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन तो था, लेकिन उसमें जो अल्पाइन रीजन्स थे, यानी कि जो ध्रुवीय प्रदेश थे, वो भी उसमें शामिल थे, जैसे द टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड। ये तीनों जो हैं वो हैब्सबर्ग, उन पर उनका शासन था हैब्सबर्ग का। और साथ ही साथ बोहेमिया भी जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। कहने का मतलब कि ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग शासन के द्वारा शासित होता था और उसमें इंक्लूडेड कौन कौन से थे? अल्पाइन रीजन सच एज द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड एंड बोहेमिया। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी थी उनकी लैंग्वेज क्या थी? जर्मन। यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन स्पीकिंग थी, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दीज टेरिटरीज स्पोक इटालियन, यानी इटालियन स्पीकिंग लोम्बार्डी एंड विनीशिया ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। यानी कि जो एरिस्टोक्रेसी थी वो तो जर्मन भाषा बोलती थी, लेकिन लोम्बार्डे एंड विनीशिया जो मुख्य रूप से इटालियन स्पोकन या इटालियन भाषा बोलते थे वो भी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी या हैब्सबर्ग शासन के अधीन थे। उसके बाद हंगरी में आधी जनसंख्या यानी हाफ ऑफ द पीपल, उनकी भाषा क्या थी? मैग्यार। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो हंगरी के पीपल थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो उसमें कई भाषाएं रहेंगी जिसमें सही आंसर होगा मैग्यार। या तो जो हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार बोलती थी, और उसके अलावा जो बाकी हुई जनसंख्या थी यानी हाफ पॉपुलेशन थी वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि जो है वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स दे वर यूज्ड टू स्पोक, यानी वो बोलने में बहुत सी जो लोकल भाषाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल करते थे। तो ये तो ऑस्ट्रिया और हंगरी की स्थिति थी इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप।
नेक्स्ट हम गैलिशिया की बात करें। जिस तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग का शासन था, गैलिशिया की एरिस्टोक्रेसी की भाषा यानी गैलिशिया में जो निरंकुश शासक थे उनकी भाषा पोलिश थी, जबकि इस इलाके में डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते थे। जैसे कि अगर हम कहें तो ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, यानी अधिकांशतः जो किसान लोग थे वो नॉर्थ इलाके में उत्तरी तरफ रहते थे, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, उसकी तरह स्लोवेंस इन कार्नियोला में, क्रोट्स टू द साउथ यानी कि गैलिशिया के साउथ में क्रोट्स पर्सन्स, एंड रूमेंस टू द ईस्ट इन ट्रांससिल्वेनिया। तो ये यूरोप की स्थिति थी और इसको अलग अलग याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस होगा और एमसीक्यू में इसका कोई भी डिवीज़न आ सकता है। तो इस बात को, ये जो टॉपिक 2 का मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें आने वाले एमसीक्यूज़ पर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा।